Hello students, welcome once again to our physics video classes on our YouTube channel Understanding Physics. So students, today we are back with the next lecture, that is lecture number 6. Lecture number 6 of our first unit and from second chapter, that is work, energy and power. तो बेटा लास्ट लेक्चर जो आपका लेक्चर नंबर 5 था उसमें हमने वर्क स्टार्ट किया। इस चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर में वर्क स्टार्ट किया। हमने देखा कि वर्क क्या होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, आपको मैं फॉर्मूला याद दिला देता हूं। वर्क करने का फॉर्मूला हमने लास्ट चैप्टर में जो देखा था, दैट वाज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के लिए ये तीसरा फैक्टर आता है cos, this third factor cos। ठीक है, cos थीटा। what are these variables? F is the force acting, displacement, S is displacement produced, and theta is angle between direction of force and direction of motion। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये कंप्लीट मिलकर इसको आप कह सकते हैं s cos थीटा को अगर आप कंप्लीटली एक साथ बोले तो यू कैन से डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट अलोंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हम बोलते हैं डेफिनेशन में, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ force acting on the object and displacement along the direction of the force। ठीक है, ये वो दो चीजें हैं। तो displacement along the direction of the force s cos थीटा एक साथ मिलकर कहलाता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों पर वर्क डन डिपेंड करता है। ठीक है, इन तीन फैक्टर्स पर वर्क डन डिपेंड करता है। फोर्स तो लगेगी जब भी वर्क होगा, विदाउट फोर्स तो वर्क हो ही नहीं सकता। ठीक है, और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कराएगा और किस तरह से, along the direction of the force। ठीक है, उसके लिए आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी, cos थीटा की। ठीक, सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड cos ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तीन चीजों का ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक चीज अगर जीरो हो गई तो वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक, अगर कोई भी एक फैक्टर जीरो हो जाएगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। बट फोर्स अगर जीरो हो गई तो वर्क तो फिर होगा ही नहीं। ठीक है, बाकी के दो फैक्टर्स देखते हैं, बाकी के दो फैक्टर्स। सो नेक्स्ट हेडिंग हमारा है वर्क में ही conditions for zero work done by a given force। ये हमारा हेडिंग होगा, कंडीशंस फॉर जीरो वर्क डन बाय अ गिवन फोर्स। फोर्स तो हमारे पास गिवन है, उससे जीरो वर्क डन किस किस कंडीशन में हो सकता है। देयर आर टू कंडीशंस। कौन कौन से दो कंडीशंस हैं? टू कंडीशंस आर, देखो फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज वेरी क्लियर। फ्रॉम द फॉर्मूला इट इज आइदर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो। इस फॉर्मूले में देखो f into 0 into cos थीटा, आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा ना। तो आइदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इज जीरो, मतलब इस फोर्स से कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया। प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स इज जीरो। एंड द एग्जांपल ऑफ दिस कंडीशन इज अ मैन पुशिंग अ फिक्स्ड वॉल। ठीक है, कोई आदमी अगर वॉल को पुश करता रहे, अगर वो सुबह से शाम तक भी उसको पुश करेगा तो वॉल नहीं हिलने वाली इतनी जगह से। मींस वॉल में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो F into 0 into cos थीटा, फोर्स तो उसने बहुत लगाई है, फोर्स तो प्रेजेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसके मैन वर्क डन बाय द मैन विल बी जीरो। ओके, so displacement produced by the force is zero हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल मैन पुशिंग अ फिक्स्ड वॉल, ये इसका एग्जांपल होगा। सेकंड, एंगल 90 डिग्री हो जाए। अगर ये देखो बेटा cos 90 क्या होता है? 0 डिग्री। cos 90 अगर 0 हो गया तो f into s into 0 व्हाट अगेन विल बी 0। मतलब इसका क्या हुआ? थीटा 90 होगा ना। ये थीटा की जगह 90 लिखा है ना आपने,
थीटा 90 मतलब एंगल, किसके बीच का एंगल? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 0। ठीक है, इसको आपने लास्ट लेक्चर में भी किया था। जीरो वर्क कंडीशन में थीटा 90 डिग्री पर जीरो वर्क होता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 90 डिग्री। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, क्या हो सकता है इसका एग्जांपल? बेटा मोशन तो इधर हो रहा है लेकिन फोर्स इधर लग रहा है, मींस फोर्स इज एक्टिंग एट 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री ना, एंड द एग्जांपल इज वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ये भी आपको बताया था मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया। ठीक है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होती है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में, if this is circular motion of an object tied with the help of a string, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तो हमेशा सेंटर की तरफ लगती है ना, that tension produces necessary centripetal force। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करके भी दिखाया था, फोर्स वाले लेक्चर में। ठीक है, बट उसकी वेलोसिटी हमेशा किधर होती है? ऐसे होती है, वेलोसिटी इज ऑलवेज लाइक दिस। सो फोर्स तो इधर लग रहा है और मोशन इधर है, एंगल क्या हो गया? मोशन के और फोर्स के बीच में 90 डिग्री। इफ एंगल इज 90 डिग्री, वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी जीरो। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है, ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, सो हमारे पास दो कंडीशंस हैं वर्क डन जीरो होने के, एंड यू शुड नो बोथ द कंडीशंस, यू शुड नो बोथ द कंडीशंस। ठीक है बेटा, तो ये आपके वर्क डन जीरो होने के कंडीशंस, ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, रिमेंबर दिस। नाउ नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है। अभी तक इसको नहीं सीखा कि SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, ये देखते हैं बच्चों। SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा बेटा, इसको कॉपी कर सकते हैं आप जल्दी। नाउ SI यूनिट ऑफ वर्क, नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ वर्क। एज वी ऑलवेज डू, जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट निकालना होता है, हम उसके फॉर्मूले का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो यूज करते हैं इसका फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। ठीक है, तीन फैक्टर्स हैं, तीनों का SI यूनिट लिख दो, तीनों का SI यूनिट लिख दोगे तो वर्क का SI यूनिट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो मेरे को चाहिए SI यूनिट। SI यूनिट लिखने के लिए फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, SI यूनिट होता है मीटर। cos, जो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स होते हैं ये, sin, cos, tan। ठीक है, और तीनों और कौन से? cot, sec, cosec। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फैक्टर्स हैं, सब यूनिट लेस होते हैं, याद रखिएगा, दे ऑल आर यूनिट लेस। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो न्यूटन इनटू मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन इनटू मीटर, और न्यूटन इनटू मीटर को हमने कहा है जूल, दिस इज नोन एज जूल। ठीक है, सो SI यूनिट ऑफ वर्क इज नोन एज जूल, एंड द सिंबल्स आर, सिंबल्स क्या है? जूल के लिए हम J, कैपिटल J यूज करते हैं, न्यूटन एज यू ऑल नो कैपिटल N, एंड मीटर स्मॉल n। न्यूटन, मीटर, जूल हो गया। ठीक है, so SI unit of work is joule, and always remember work is a scalar quantity, it is a scalar quantity, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, no direction associated to work। ओके बेटा, आपको याद होगा अभी जब हम फोर्स कर रहे थे, फोर्स में भी मोमेंट ऑफ फोर्स की SI यूनिट क्या थी? मैं आपको याद दिला देता हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही था ना? कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है आपको? जिसको याद नहीं है ना, आज पीछे जाके देखना। ठीक है, क्योंकि मैं तो बता चुका हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा फोर्स की तो न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगेन मीटर, ये भी तो न्यूटन मीटर था, लेकिन इसको आपने मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए क्या बोला था? किसी को याद है? इसको आपने मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था,
सिर्फ न्यूटन मीटर ही बोला, ठीक है, न्यूटन मीटर। यहां पर भी न्यूटन मीटर है, बट इट हैज बीन गिवन अ नेम जूल फॉर बीइंग यूज्ड एज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क में न्यूटन मीटर होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। लेकिन इसको आप वर्क के लिए जूल कह सकते हैं, फॉर वर्क यू कैन कॉल इट एज जूल। एनर्जी के लिए भी जूल बोल सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी आने वाला है हमारा, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। सो बीच में आया था, मैंने इसलिए आपको बता दिया, ऐसी चीजें आपको हमेशा कनेक्ट करके याद करनी है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट हो गया बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, सीजीएस भी करेंगे, वी विल डू सीजीएस आल्सो, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो वर्क का फॉर्मूला है F इंटू S इंटू cos थीटा, इस बार सीजीएस यूनिट लिखते हैं। फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और cos तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। डाइन सेंटीमीटर को हम बोलते हैं अर्थ, ERG अर्थ, ओके। सो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्थ एंड SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। So there must be some relationship between joule and अर्थ, कोई तो रिलेशनशिप होगा जूल एंड अर्थ के बीच में, वो रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जूल, कैपिटल J फॉर जूल, एंड अर्थ। सो स्टूडेंट्स अगेन वी विल मेक यूज ऑफ फॉर्मूला फॉर द वर्क। वर्क का फॉर्मूला लिखो, अपना आप रिलेशनशिप आ जाएगा। पहले भी मैंने आपको करा चुका हूं, पहले किसके लिए कराया था याद है, फोर्स की असाइनमेंट के लिए कराया था, ठीक है, न्यूटन एंड डाइन के कन्वर्जन के लिए कराया था। सो बेटा वर्क डन 1 जूल इज इक्वल्स टू फोर्स कितनी होनी चाहिए 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 1 मीटर, ठीक है। और cos 0 हो जाएगा तो वो भी 1, और वो cos 0 हो जाएगा तो वो भी 1, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लिया है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस। साइन cos tan सब क्या होते हैं, यूनिटलेस होते हैं। अब आपको ये कन्वर्ट करना है, इधर क्या आना चाहिए सीजीएस सिस्टम। सो न्यूटन को सीजीएस में कन्वर्ट करो। एक न्यूटन में पहले तो ये बताओ, न्यूटन फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन, ओके। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, यू शुड रिमेंबर दिस, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं 10 टू द पावर 5 डाइन्स। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन की प्लेस पर हम लिखने वाले हैं 10 टू द पावर 5 डाइन्स। और 1 मीटर अगेन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह क्या लिखोगे, कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। बेटा ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, और 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन्स इनटू 100 सेंटीमीटर्स। 5 पावर्स यहां पर है और 2 यहां पर है, 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो टोटल पावर हो जाती है हमारे पास 10 टू द पावर 7, और डाइन्स इनटू सेंटीमीटर ये होता है हमारा 1 जूल। डाइन्स इनटू सेंटीमीटर को ही हम लिखते हैं अर्थ। तो हमारा रिलेशनशिप आ गया 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, याद रखिएगा। इसका रिवर्स भी याद कर सकते हो। रिवर्स क्या होगा कि 1 अर्थ में कितने जूल्स होते हैं, 10 टू द पावर -7 जूल्स होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 10 टू द पावर 7 -7 जूल्स होते हैं अर्थ में, या 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्थ होते हैं, ठीक है। सो बेटा ये रिलेशनशिप हुआ हमारा बिटवीन जूल एंड अर्थ, between joule and earth. This relationship you should learn. 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स, कोई मुश्किल चीजें नहीं है। Now you are grown up and you are in 10th class, ये कुछ चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस the thing is you should apply yourself to understand the concepts. अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट करना है हमको इस जूल की डेफिनेशन तो कर लो। डेफिनेशन, जूल की डेफिनेशन कौन बोलेगा, जूल की डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से आ जाएगी, इसी फॉर्मूले से आ जाएगी, इसी फॉर्मूले का डायग्राम बना लो, उससे आ जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन वाला डायग्राम बना लेते हैं, उससे आ जाएगी।
क्या डायग्राम है, एक ब्लॉक है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, फोर्स F, और वो फोर्स कितनी है देखते हैं, और उसने इसके अंदर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन करा दिया, ठीक, कितना करा दिया वो भी देखते हैं। इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स कितना 1 न्यूटन, इफ 1 न्यूटन ऑफ अ फोर्स acting on an object produces in it a displacement of 1 meter, कितना डिस्प्लेसमेंट कराया 1 मीटर along the direction of the force, देखो फोर्स के डायरेक्शन में हुआ ना मोशन, तो एंगल क्या होगा 90 डिग्री, इसका मतलब है along the direction of the force, along the direction, जब आप 0 डिग्री, जब आप थीटा को 0 डिग्री बोलेंगे तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सो एंगल क्या होगा 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना 0 डिग्री, 90 तो परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो हम बोलेंगे इसको सबको एक सेंटेंस में, इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन वर्क डन बाय दैट फोर्स इज सेड टू बी 1 जूल, then work done by that force is said to be 1 joule. This is the definition for joule. ठीक है, now can you repeat the definition for erg? Can you repeat the definition for erg? Simple है बेटा, if one dyne of force CGS बोल दो सर, acting on an object produces a displacement of 1 centimeter along the direction of the force, then work done by this force is said to be 1 erg. Then work done by this force is said to be 1 erg. And 1 joule में होते हैं 10 to the power 7 ergs. 10 to the power 7 का मतलब क्या है, 1 के बाद how many zeros? 7 zeros. ठीक है, so ये सब हमारा हुआ यूनिट ऑफ वर्क में, SI यूनिट हो गया, CGS यूनिट हो गया, दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो गया, डेफिनेशन हो गया जूल का, डेफिनेशन हो गया अर्ग का, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा SI यूनिट एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। कॉपी कर सकते हैं आप इसको, डू इट फास्ट। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू वर्क ओनली, और नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी में क्या हम कर सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, okay, work done by gravity. Now what is gravity? Come on, who is going to tell me what is gravity? Gravity कौन बताएगा बेटा? Gravity is the force of attraction exerted by earth on the objects in the gravitational field of earth. ठीक है बेटा, अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है, वो फील्ड जहां तक अर्थ दूसरी चीजों को अट्रैक्ट कर सकती है, अर्थ के चारों ओर एक फील्ड होता है, ठीक है, कहीं तक होता होगा, ठीक है, काफी दूर तक होता है, इवन मून इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ठीक, तो अर्थ उस ग्रेविटेशनल फील्ड से चीजों को अट्रैक्ट करता है, तभी अगर आप कोई चीज अर्थ के सरफेस के आसपास, कोई चीज अगर आपसे छूट जाए तो वो हमेशा किधर गिरती है, अर्थ के सेंटर की तरफ गिरती है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड। मैंने आपको बताया था वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, और टुवर्ड्स द स्काई वर्टिकली अपवर्ड होता है। जैसे अगर कोई यहां पर इफ देयर इज अ बॉय हियर एंड ही इज हैविंग अ बॉल, उसके हाथ से बॉल छूट जाए तो किधर जाएगा, इफ ही इज हैविंग अ बॉल, इसके हाथ से बॉल छूट जाए तो किधर जाएगा, बॉल किधर जाएगा, बॉल इधर जाएगा, नहीं बेटा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यू आर वेरी रॉन्ग, बॉल गिरेगा नीचे, नीचे मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसे गिरेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसे गिरेगा, और वर्टिकली अपवर्ड क्या होता है, ऐसे, लाइक दिस, ये टुवर्ड्स द स्काई है इसका, और ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। सो हर चीज whenever we leave an object near the surface of the earth, वो चीज नीचे क्यों जाती है, क्यों गई वो नीचे, because earth is attracting it. So this force of attraction by the earth on the objects near its surface is known as force of gravity. तो gravity क्या है, gravity वो force है जो अर्थ अपने आसपास रखे हुए ऑब्जेक्ट्स पर लगाती रहती है,
ठीक है। एंड दिस ग्रेविटी फोर्स इज नथिंग बट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही तो ऑब्जेक्ट का वेट होता है, ठीक है। और आप इस वेट या इस फोर्स को क्या लिखते हैं, हम इस फोर्स को या इस वेट को लिखते हैं mg। व्हाट इज m? m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज आई एम हैविंग अ बॉल, मेरे पास एक बॉल है, इसका मास क्या होगा, सपोज ये 50 ग्राम्स की बॉल है, ठीक है, तो इसका मास हुआ 50 ग्राम्स, m मास 50 ग्राम्स। एंड व्हाट इज g? g इज एक्सीलरेशन। किसका एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ ने जो इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कराया, जिसकी वैल्यू हमें याद है 9.10 टू द पावर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। किधर होता है ये एक्सीलरेशन? जिधर ये वाला फोर्स लगता है उधर ही होता है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू gravity। Remember this, acceleration due to gravity and the force of gravity, they both always act towards the center of the earth। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। सो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हुआ? फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है mg। व्हाट इज m? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज g? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू बी एग्जैक्ट। कभी कभी क्वेश्चन हमको अलाउ कर देता है कि आप राउंड ऑफ करके 10 लेंगे, अगर क्वेश्चन अलाउ करता है तभी 10 लेना है, अदरवाइज ऑलवेज यूज 9.8 ओनली, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। इस फोर्स से कितना वर्क होगा, दैट इज आवर हेडिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की फोर्स भी वर्क करती है, ठीक है बेटा, फोर्स है तो वर्क तो होगा, ठीक है, तो ग्रेविटी की फोर्स वर्क करती होगी, ठीक। आपको ये वर्क निकालना है दो कंडीशंस में, इन टू कंडीशंस, ठीक है। क्या कंडीशंस है? एक बार तो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, व्हेन वी मूव एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, और एक बार ऑब्जेक्ट ऊपर से वापस नीचे आएगा, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड वर्टिकली डाउनवर्ड। ये दो केसेस होंगे और आप दोनों केसेस का वर्क डन निकालेंगे कि क्या वर्क डन हुआ, ठीक। सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। Suppose students, we are having this as the earth surface, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक, एट पॉइंट ए, ओके, और इसको हम यहां ले जाते हैं एट पॉइंट बी विच इज एट अ हाइट h from the surface of the earth, which is at height h from the surface of the earth, ठीक है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। the mass of the object is m, mass of the object is m, ठीक है, and all this phenomena is happening near the surface of the earth। हम सब कुछ कहां कर रहे हैं? near the surface of the earth। ऐसा नहीं कि उठा के चांद तक ले जाओगे, इतनी दूर नहीं जाना हमको, ठीक है। बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो याद है ना हमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होता है? g डाउनवर्ड्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो स्टूडेंट्स जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ठीक है, सपोज कहीं रास्ते में जा रहा है, आपको निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वाली फोर्स पता होनी चाहिए क्या है, और वो किधर लगती है? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर से नीचे होगा ना, अर्थ के सेंटर की तरफ वो फोर्स लगती है, ठीक है। अगर वो फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है तो वो कितनी होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg। अभी मैंने आपको बताया फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg। लेकिन मोशन किधर हो रहा है? मोशन का डायरेक्शन बताओगे आप मेरे को? वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है या वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है? यस, वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है। मोशन इज वर्टिकली अपवर्ड, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। नाउ हु कैन टेल मी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन? बेटा दो लाइन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो नीचे की तरफ है, ब्लू वन, ठीक है, नीचे की तरफ है, एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन द रेड वन, वो ऊपर की तरफ है, ठीक। तो इन दोनों लाइंस में क्या एंगल होगा? दिस इज 180 डिग्री, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ऐसे होता है ना,
एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्ट्रेट लाइन जो बन जाती है फिर वो 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर क्या एंगल सेपरेट करेगी, 180 डिग्री, ठीक है। सो दिस एंगल इज 180 डिग्री, दिस एंगल इज 180 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल वही है जो वर्क के फॉर्मूला में थीटा होता है। सो थीटा इज 180 डिग्री, theta is the angle between the direction of force and direction of motion. Understanding? Okay. So now I need to calculate work done by gravity. Very simple. Work का फॉर्मूला क्या होता है? Work done is given as work done is given as force acting on the object, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस एंड cos थीटा। यही फॉर्मूला है ना, यही तीन फैक्टर्स होते हैं ना। फोर्स एक्टिंग कितना, ये रहा फोर्स एक्टिंग, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो कौन सी फोर्स लिखोगे, ग्रेविटी की फोर्स लिखोगे ना, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो चेक करो, यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, h, और cos 180, बेटा cos 180 मैंने आपको याद करा दिया था, दिस इज -1, तो इसके प्लेस पर आप लिखने वाले हैं -1, mgh -1 मीनिंग -mgh। याद रखना, इस mgh में mg तो फोर्स है, h डिस्प्लेसमेंट है, और माइनस क्या है, माइनस का मतलब है कि फोर्स मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, इसलिए माइनस आया, ठीक है। याद है ना, जब फोर्स मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, दैट इज व्हाई वर्क डन नेगेटिव आ गया, दिस वर्क डन is a negative। याद आया आपको, वर्क डन नेगेटिव आया। So beta, what we are going to learn from this is that whenever an object moves vertically upward, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, work done by gravity is negative and the answer is mgh, negative mgh, ठीक है। when object moves vertically upward, work done by gravity is negative and the answer is given as -mgh, माइनस मतलब नेगेटिव, ठीक है, mgh। ये हमारा हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड। ओके, अब यही ऑब्जेक्ट अगर नीचे आए तो कैसे निकालेंगे आप वर्क डन, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। नो आई डोंट दिस, चलो आगे नहीं हो जाएगा, ये अलग सरफेस है। But now this object is coming down, अब इसको ऊपर ले गए, अब इसको ऊपर से नीचे आने देंगे, नीचे आने देंगे हम, मतलब हम इसको रिलीज कर देंगे। बेटा जो ऑब्जेक्ट हम ऊपर अभी लेकर गए हैं उसको अगर आप रिलीज करोगे तो वो तो नीचे आएगा ना, इट विल कम डाउन ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब वो नीचे आएगा तो नीचे कौन ला रहा है उसको, नीचे उसको ला रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल डू सम वर्क, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने मोशन कराया, अपने ही डायरेक्शन में कराया, वो खुद भी नीचे लग रहा है, मोशन भी नीचे हो रहा है इसका, ठीक। तो अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस चीज को हम देखेंगे अब ऐसे, देखो अब वो बी पर आ गया, बी पर आ गया, और अगर हमने उसको रिलीज कर दिया तो वो फाइनली ए पर आएगा ए पर, ठीक है। जब वो ए पर आएगा तो सपोज वो कहीं रास्ते में होगा, उस पर फोर्स किधर लगेगी और कौन सी लगेगी, ग्रेविटी लगेगी mg, यही था ना। और उसका मोशन किधर हो रहा है, बेटा मोशन का भी एक डायरेक्शन है। नाउ मोशन एंड फोर्स दे बोथ आर हैविंग सेम डायरेक्शन, सो व्हाट इज द एंगल, एंगल 0 डिग्री हो गया, ठीक है, एंगल 0 डिग्री हो गया। और जब एंगल 0 डिग्री हो गया तो आप निकाल सकते हो वर्क, यहां पर फिर से कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज अगेन गिवन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो लग रहा है mg, है ना, फोर्स तो mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वही h हाइट जो तुम ऊपर ले गए थे वही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन h, but this time cos theta is 0 degree and cos 0 is +1, cos 0 1 होता है, तो आप उसको +1 जब लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा +mgh,
इस बार वर्क डन बाय ग्रेविटी उतना ही हुआ mgh जितना पहले हुआ था, बट पहले नेगेटिव था, अब की बार पॉजिटिव है, क्योंकि इस बार फोर्स और मोशन एक डायरेक्शन में हो रहा था और इस बार फोर्स और मोशन, पहले वाले केस में फोर्स और मोशन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था, फोर्स नीचे मोशन ऊपर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए अगर फोर्स एंड मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है वर्क डन नेगेटिव आता है, और फोर्स एंड मोशन सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन उस फोर्स से पॉजिटिव आता है। ठीक है, सो माय स्टेटमेंट फॉर द टू केसेस विल बी, जो आपको याद करने हैं, when an object moves vertically upward work done by gravity is negative and the answer is given by the formula minus mgh. first statement इस केस के लिए when the object is moving downward work done by gravity is positive and the answer is given as plus mgh. ठीक है मैडम, ये आपको याद करना है और वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको कॉपी कर लेना। फिर इसमें एक चीज और बतानी है आपको मेरे को, उसको बता के आज का लेक्चर करते हैं फिनिश। नाउ स्टूडेंट्स, हम जब अभी एक चीज और देखने वाले हैं, वो क्या है यहाँ पर बेटा, जैसे ये नीचे आएगा, आपने देखा नीचे आने में अगर h हेड से नीचे आता है तो वर्क डन क्या होता है mgh, h हेड नीचे गिरने पर mgh। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा, थोड़ा सा अगर मैं इसको एक स्लोप से ऐसे नीचे लेकर आऊं, मान लो मैंने इसकी यहां पर स्लोप बना दी। ठीक है, एक स्लोप बना दिया मैंने इसके लिए, एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्लोप बना दिया और इसको यहां से आने दिया, ये ऐसे नीचे आएगा यहां से। ठीक है, इट विल कम डाउन लाइक दिस, और जब ये यहां आ जाएगा, अब ये पूरा डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज L and of course L will be greater than h। h क्या था बेटा हमारा, h था हमारा वर्टिकल हाइट, h is vertical height, so L is greater than h। क्या इस पाथ से आने में वर्क डन का फॉर्मूला कुछ और होगा बेटा, याद करिए इस चीज को, वर्क डन के फॉर्मूले में चाहे बॉल सीधा नीचे गिरे या किसी इंक्लाइंड प्लेन से आए या ऐसे आप उसको कहीं ऊपर उछालें और वो फिर यहां पर आके गिरे। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इनिशियल पोजीशन जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन के बीच में वर्टिकल हाइट कितनी होती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, वर्टिकल हाइट कितनी होती है। ठीक है, मतलब आपको उसका पाथ नहीं देखना कि वो किस पाथ से जा रहा है, उसका डिस्टेंस, नो, वर्टिकल हाइट चेक करो बस, और वर्टिकल हाइट फॉर्मूले में आएगा, दैट्स इट, एल नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहे इसको सीढ़ियों से भेजो, सपोज मैं यहां पर सीढ़ियां लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, सीढ़ियों से भेजो। आपकी वर्टिकल हाइट क्या है, h, बस h ही आएगा फॉर्मूले में हमेशा। सो व्हाटएवर बी द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कम डाउन, the answer depends only upon the vertical height, this vertical height, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस ये है h। ओके, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन चीजों को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मेनली क्वेश्चंस ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आते रहते हैं। ठीक है बेटा, सपोज ये मेरे पास एक बॉल है, मैं आपको ये बता रहा हूं कैसे, दिस इज द बॉल, और जब मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा था, जैसे मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूं, ठीक है, तो इसके ऊपर mg तो नीचे लग रहा था ना, लेकिन आपने इसका मोशन किधर कराया था, ऊपर, तो दैट इज व्हाई मोशन और mg के बीच में एंगल क्या था, 180 डिग्री था पहले वाले केस में। ठीक है, फर्स्ट वाले केस। ठीक, आप तो उसे ऊपर लेकर जा रहे हैं तो मोशन तो ऊपर हो रहा है और वो बॉल ऊपर जा रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस पे किधर है, वो नीचे है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे होता है, चेक करना है कि आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे ही होता है, चेक करना है, यहां से छोड़ के देख लो नीचे गिरेगा, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है। ऊपर क्यों जा रहा था बेटा, ऊपर इसलिए जा रहा था क्योंकि ऊपर हम लेकर जा रहे हैं उसको। ठीक है, ऊपर उसको हम लेकर जा रहे हैं, इसलिए वो ऊपर जा रहा था। ठीक, सो जब ये ऊपर जा रहा है तो ये सिचुएशन थी, और जब वो नीचे आ रहा है यहां से बॉल, व्हेन इट इज कमिंग डाउन लाइक दिस, इट इज मूविंग डाउन ना, तो आप देखिए, चेक करें,
फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लग रही है और इस बार आप उसे नीचे ला रहे हैं तो मोशन भी तो नीचे हो रहा है ना, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। गेटिंग ना? ठीक है, तो जब आप इसको यहां से छोड़ेंगे तो इट विल कम डाउन लाइक दिस। ओके, इट विल कम डाउन लाइक दिस और नीचे आने में वर्क डन पॉजिटिव होगा इसलिए, क्योंकि दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या मोशन सेम डायरेक्शन में है। ठीक, और अगर आप इसको इंक्लाइंड प्लेन से भी आने देंगे ऐसे लाइक दिस, सपोज दिस इज माय इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे आने देंगे, ठीक है, अगर आप इसको इंक्लाइंड प्लेन से भी आने देंगे तो वर्क डन इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ वर्टिकल हाइट पे डिपेंड करेगा। फॉर्मूले में वर्टिकल हाइट आता है जब आप वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हो। ये सब चीजें आपको एज अ कॉन्सेप्ट याद करनी है, ठीक है। होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बेटा, ठीक है। और अब अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट में बताएं कि सर कोई दिक्कत है, हमको समझ में नहीं आता आपका मेथड, ठीक है। और अगर बेटा आपको मेथड समझ में आ रहा है तो भी आप मेरे को बताएं, जिससे कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं, ठीक है। और बेटा अगर कोई कहीं भी दिक्कत आपको है किसी कॉन्सेप्ट में या किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो मैं बार बार आपसे बोलता हूं हर बार कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, या आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।